क्या अब से आरक्षण हट जाएगा? क्या अब से परीक्षाओं में केवल एक ही कट ऑफ लगेगी जिनमें जिसके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे उनका सिलेक्शन होगा? क्या अब से जाति के आधार पर SC, ST, OBC, EWS के अलग अलग कट ऑफ लगना बंद हो जाएगी? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी नाम से पेज बना और उसने जिस तरह से प्रोटेस्ट किया, उसी तरह से रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नाम से भी एक पेज बना। खास बात यह है कि 1-2 दिन के समय अंतराल में ही उस पेज से लगभग 50 लाख लोग जुड़ चुके हैं। तो क्या सच में आरक्षण हट जाना चाहिए या फिर इसमें क्या हो सकता है? इन सभी पहलुओं पर विचार करेंगे और आखिर में निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। यह काफी संवेदनशील मुद्दा है जिस पर अक्सर लोग बात करने से बचते नजर आते हैं। इसमें लोग सीधा जिन्हें आरक्षण मिलता है वो उसके साथ है, जिन्हें नहीं मिलता वो इसके विरोध में है। आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाता है, इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जाति कहां से शुरू हुई, इंसान जातियों में बंटना कैसे शुरू हुआ। वास्तविकता में पहले किसी तरह की कोई जाति नहीं थी, केवल एक जाति थी, इंसानियत की। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ लोग जातियों में बंटना शुरू हुए। प्रारंभ में व्यक्ति की जाति उसके जन्म से नहीं उसके कर्म से होती थी। इन्हें 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर एक जाति से दूसरी जाति में जा सकता था, लेकिन समय के साथ साथ लोग अपने बच्चों को उनके भविष्य को देखते हुए जो काम खुद करते थे वह काम अपने बच्चों को सिखाने लगे। धीरे धीरे जो काम लोग अपनी इच्छा से चुनते थे वह उनके जन्म से चुना जाने लगा। यहीं से धीरे धीरे समाज में जातियों का जन्म हुआ। जाति कर्म से नहीं जन्म से देखी जाने लगी। धीरे धीरे इसमें बहुत से आडंबर घुसने लगे तथा जाति के आधार पर लोगों से शोषण तथा उन पर अत्याचार शुरू हो गया। यह जातियां केवल 4 मुख्य जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन तक सीमित नहीं रही, बाकी यह भी आगे छोटी छोटी उपजातियों में विभाजित हो गई और एक दूसरे के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। खुद को श्रेष्ठ समझने लगे तथा दूसरों को अपने से नीचे समझने लगे। यहाँ तक कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में भी जातियां इस प्रकार से वर्गीकृत है कि एक जाति के लोग दूसरी जाति के साथ भेदभाव करते हैं। ऊपर से देखने पर यह दिखाई नहीं देगा, लेकिन जमीन से खड़े होकर देखने पर यह स्पष्ट नजर आता है, जिसे बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। आजादी के बाद सभी लोगों को समान महत्व देने के लिए कई कठोर कदम उठाए गए, जिनमें छुआछूत और जाति के आधार पर अन्य भेदभाव जो भी होते थे करने वालों के खिलाफ कठोर नियम बनाए गए तथा उन्हें कठोरता से लागू करना सुनिश्चित किया गया, जिससे समाज में पहले की तुलना में बहुत परिवर्तन है, लेकिन अभी भी सुधार की आवश्यकता है। इसी तरह से जो समुदाय के लोग समाज के मुख्य वर्ग से पीछे रह गए थे उन्हें बराबर लाने के लिए शिक्षण संस्थाओं और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। कुछ लोगों का आरक्षण पर तर्क है कि आरक्षण इसलिए दिया गया क्योंकि उनके पूर्वजों के साथ कई सालों से शोषण हो रहा था, इसीलिए उनको आरक्षण का लाभ मिलता है तथा जिन्होंने अत्याचार किया उनको आरक्षण से बाहर रखा गया है। यह तर्क सबसे बेबुनियाद और व्यर्थ तर्क है। आरक्षण की शुरुआत केवल इसलिए की गई थी ताकि समाज के सभी वर्ग बराबरी पर आ सके। कुछ लोगों का तर्क है कि आज देश को आजादी से 75 साल से अधिक हो चुके हैं तथा सभी वर्ग अच्छी स्थिति में है, इसीलिए आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। यह तर्क भी बेबुनियाद है क्योंकि अभी भी कई ऐसी घटनाएं सामने आती है जहां लोगों को उनकी जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, शादी विवाह में घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता तथा छुआछूत जैसे भेदभाव किए जाते हैं। इस पर मेरा मानना है कि इन्हें रोकने के लिए कठोर कानून बनाने चाहिए तथा इस तरह के अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा कठोर सजा होनी चाहिए। और जहां तक आरक्षण की बात है उसमें कुछ हद तक सुधार किया जा सकता है। सुधार का अर्थ यह नहीं है कि आरक्षण समाप्त किया जाए, बल्कि यह है कि इसे सही ढंग से लागू किया जाए ताकि वास्तविकता में समाज से वंचित लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसे एक वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए 2 व्यक्ति और दोनों ही दलित समुदाय से आते हैं। एक व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न है तथा दूसरा व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है तथा बहुत गरीब है और आरक्षण से एक ही सीट उपलब्ध है। यदि दोनों की बुद्धिमत्ता समान है फिर भी जो व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न है वह अच्छी कोचिंग, ऑनलाइन माध्यम तथा अच्छी पुस्तकों के साथ अच्छी तैयारी करेगा, जबकि दूसरा व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण ना अच्छे शिक्षकों से पढ़ सकता है, ना अच्छी किताबें ले सकता है और ना ही ऑनलाइन माध्यम से अच्छी तैयारी कर सकता है। दोनों के समान बुद्धिमत्ता होने के बावजूद भी ज्यादा अंक आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति के ही आएंगे क्योंकि उसे तैयारी के लिए अच्छा आधार मिला है, तो वह आरक्षण की सीट उसे ही मिलेगी, जबकि उसकी वास्तविक जरूरत दूसरे को थी। यह आरक्षण की सबसे बड़ी खामी है और इसमें सुधार की जरूरत है। समाज में कई उदाहरण ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहां आरक्षण में सभी के दलित समुदाय से होने पर भी नौकरी उसको मिलती है जिसके ज्यादा नंबर थे। इसमें आर्थिक आधार नहीं देखा जाता। दलित समुदाय से आने वाले बड़े नेता और अन्य बड़े चेहरे जो आरक्षण को लेकर सरकार तक लोगों की बात पहुंचाते हैं वह भी इसके लिए आवाज उठाते नजर नहीं आते, क्योंकि अधिकांशतः यह देखा गया है कि इस तरह की आवाज उठाने वाले व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं और यदि आरक्षण में इस तरह का सुधार किया गया तो सबसे पहला नुकसान उनको ही होगा, इसीलिए यह आवाज कभी उठाई ही नहीं जाती। और यदि आर्थिक रूप से कमजोर दलित व्यक्ति यह आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसे आरक्षण विरोधी तथा समाज की एकजुटता में फूट डालने वाला बताया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि इसमें आगे क्या किया जा सकता है। मेरे विचार से ओबीसी की तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में भी क्रीमी लेयर का प्रावधान किया जा सकता है, जिसमें दलित समुदाय का जो भी व्यक्ति आय के आधार पर कमजोर है उन्हें इस आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। और यदि कभी कोई अच्छी संपत्ति वाला व्यक्ति गरीब होता है तो उसे इसमें शामिल किया जा सकता है, और किसी गरीब व्यक्ति भी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो उसे इससे बाहर किया जा सकता है। इसके आधार पर आरक्षण का फायदा उन जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और रही बात जाति के आधार पर शोषण होने की, तो उसके लिए सबसे पहला कदम लोगों को शिक्षित करना। शिक्षित लोगों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होना बहुत कम हो जाता है, और यदि फिर भी कुछ होते हैं तो उन्हें कानून से कठोर सजा दिलाते हुए इन्हें रोका जा सकता है। शिक्षा एकमात्र ऐसी चीज है जो आपका किसी भी तरह से शोषण रोक
रोक सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि क्या आपने कभी किसी ऐसे नेता, बड़े पुलिस ऑफिसर या किसी अन्य बड़े पदाधिकारी का जाति के आधार पर शोषण होते देखा है? हो सकता है ऐसा कभी हुआ हो कि उनके साथ भी कभी भेदभाव हुआ हो, लेकिन इसके चांस बहुत कम है। अधिकांश शोषण उन लोगों का होता है जिन्हें अपने अधिकारों की शिक्षा तथा अधिकारों का ज्ञान ही नहीं दिया जाता। इसीलिए शिक्षा एकमात्र रास्ता है लोगों को जागरूक करने का। शिक्षा से ही व्यक्ति अपने अधिकारों को जानेगा और शिक्षा से ही व्यक्ति अपने हक की आवाज रखना जानेगा, वरना आज के समय में अशिक्षित व्यक्ति हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेगा तो उसका शोषण होता ही रहेगा। सरकार का भी यह दायित्व बनता है कि देश के शिक्षा व्यवस्था को सुधारे। देश के नेताओं को इतने सालों में देश की जातियों को समाप्त करने की कोशिश की जानी चाहिए थी, बल्कि होता उसका उल्टा है। नेता ही लोगों को जातियों में बांटते हैं, जाति के नाम पर वोट मांगते हैं तथा पहले किसी भी क्षेत्र में यह देखा जाता है कि किस जाति के कितने लोग हैं, फिर उसी जाति के उम्मीदवार उतरते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार योजनाओं के जरिए समाज के लोगों को एक पायदान पर लाकर खड़ा करेगी जहां नेता जाति के आधार पर वोट ना मांगे, लोग इतने शिक्षित हो कि आरक्षण की आवश्यकता ही ना हो। हालांकि अभी की परिस्थितियों को देखते हुए यह एक कल्पना मात्र लगती है, लेकिन फिर भी अच्छे विचारों के साथ काम किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन सुधारों की तरफ ध्यान देगी। इस पर यह मेरे व्यक्तिगत विचार है, आपके इस पर क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए दिन नई बात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।